जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस में दोबारा से घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में दो खानों में हर समय बटी रही है। 1999 की बात अगर की जाए तो मुफ्ती मोहम्मद सैयद, गुलाम नबी आजाद दो खेमे थे। उस वक्त अगर मुफ्ती मोहम्मद सैयद के साथ कुछ और लीडरों के नाम भी लिए जाएं तो गलत नहीं होगा। उसके बाद कांग्रेस गुलाम नबी आजाद और प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज के दो खेमों में बट गई। उसके बाद आगे थोड़ा और सिलसिला चला तो कांग्रेस में एक तरफ गुलाम नबी आजाद का खेमा, एक तरफ प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज का खेमा, और निचले स्तर पर भी कांग्रेस दो खेमों में साफ तौर पर बटी हुई नजर आती थी। एक तरफ वो तमाम लोग जो गुलाम नबी आजाद के करीबी माने जाते थे और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज के करीबी माने जाते थे। और इन दोनों लोगों को सरपरस्ती हासिल थी नई दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं की। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज अहमद पटेल के बहुत करीब थे और दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद के करीब थे बाकी तमाम नेता। ताराचंद की बात करें, गुलाम मोहम्मद सरूरी की बात करें, पीरजादा मोहम्मद सैयद की बात करें, विकार रसूल की बात करें, ये सब गुलाम नबी आजाद के करीबी माने जाते थे। उसके बाद आप जानते हैं पिछले दिनों विकार रसूल को अध्यक्ष बनाना था पहले, और अंत तक जब पता चलने लगा कि विकार रसूल अध्यक्ष बनने वाले हैं, फिर अंतिम समय में यह पता चला कि गुलाम नबी आजाद गुलाम मोहम्मद सरूरी को अध्यक्ष बनाने के लिए अड़ गए हैं। उनके अड़ने का नतीजा यह निकला कि गुलाम नबी आजाद ने उसके बाद, आपको G23 का भी याद होगा कि उन्होंने चिट्ठी लिखी, और उसके बाद गुलाम नबी आजाद को यूं कहा जाता कि बहाना यही बना और गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी और उसके बाद अपनी पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है। अब DPAP बन चुकी है। उसके बनने के बाद अब यह लग रहा था कि शायद कांग्रेस के अंदर जो बची खुची कांग्रेस है उसमें कोई विरोधाभास नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और अब सारे का सारा नेतृत्व जो है वो विकार रसूल के साथ आगे चलेगा। लेकिन कल रात को एक सर्कुलर इशू हुआ। इस सर्कुलर में यह कहा गया है, दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंसर्न, दैट एनी अपॉइंटमेंट ऑब्लिक एडजस्टमेंट मेड इन DCCS, BCCs, wards and in subordinate committees without seeking approval from the chair is deemed to be unauthorized, hence stands cancelled forthwith. Any such unauthorized action in future shall be viewed as indiscipline. यह चिट्ठी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने निकाली। इसमें उन्होंने यह कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी हो या ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हो या वार्ड कमेटियां हो या सबऑर्डिनेट कमेटियां हो, अगर आप बिना अध्यक्ष की मर्जी के, बिना अध्यक्ष के अप्रूवल के आप किसी को भी किसी पद पर नियुक्त करते हैं तो उसे अनऑथोराइज्ड माना जाएगा, उसे कैंसिल किया जा रहा है अभी के अभी, और अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ उसे इनडिसिप्लिन माना जाएगा, उसे पार्टी जो है गंभीरता के साथ देखेगी। अब जब मैंने पता करने की कोशिश की तो कांग्रेस में जो सूत्र है उन्होंने ये कहा कि पिछले दिनों रमन भल्ला ने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में कुछ नियुक्तियां की। सूत्र यह भी बताते हैं कि उन नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो नाराज हुए। नतीजा यह निकला कि उन्होंने यह सर्कुलर निकाला। यहां पर आपको यह बताना जरूरी है कि रमन भल्ला कांग्रेस के एक सीनियर नेता हैं और कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट, कार्यकारिणी अध्यक्ष वो भी हैं, और कार्यकारिणी अध्यक्ष के पास भी वही ताकतें रहती हैं जो ताकतें अध्यक्ष के पास हैं। अध्यक्ष कोई भी फैसला कर सकता है, हालांकि चूंकि संविधान में इस तरह का क्लैरिटी या बिना एम्बिग्यूटी के नहीं लिखा गया है कि अगर कार्यकारिणी अध्यक्ष है तो वो कोई ऑर्डर नहीं निकाल सकता, ऑर्डर सारे जो है वो अध्यक्ष ही निकालेगा, ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है। उसके अलावा पिछले दिनों यह भी देखने को मिला था कि कांग्रेस के नेता योगेश साहनी ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा और अलग अलग दलों में गए और 4 दल बदलकर वापस कांग्रेस में आए, वो हमको न बताएं कि कांग्रेस में कैसे चलना है, वो हमको उपदेश देने का काम ना करें। सच कह रहे हैं योगेश साहनी। ये बात बिल्कुल अपनी जगह सही है कि जो लोग पार्टी छोड़कर 3-4 दलों से घूमकर वापस कांग्रेस में आए और वो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो कांग्रेस में ही रहा, बुरा वक्त अच्छा वक्त, लेकिन कांग्रेस को बिल्कुल उसने नहीं छोड़ा और पार्टी के साथ मजबूती के साथ आज भी चल रहा है, उस कांग्रेस के कार्यकर्ता को प्राथमिकता नहीं देना और उन कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देना जो पार्टी छोड़ चुके हैं या अभी भी दाएं बाएं पार्टियों के साथ
जिनकी बातचीत चल रही है और जो किसी भी समय दोबारा पार्टी छोड़ सकते हैं, जिनके ऊपर विश्वास करना कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे जरा मुश्किल है, क्योंकि जब आपने एक बार पार्टी छोड़ी, फिर आप पीडीपी में गए, फिर आप अपनी पार्टी में गए, फिर आप वापस कांग्रेस में आए। तो अगर कांग्रेस का नेतृत्व नजर आए कि वो इस तरह के नेताओं को प्रमोट कर रहा है, इस तरह के नेताओं के सर पर हाथ रख रहा है, या इस तरह के नेताओं को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता जिसने पार्टी नहीं छोड़ी और पार्टी के साथ लॉयल्टी से जुड़ा हुआ है, उस पार्टी के कार्यकर्ता को झटका तो लगेगा, उसको परेशानी तो होगी। अब परेशानी दल में हो, उस समय हो जब दल सत्ता में हो, केंद्र में आपकी सरकार हो, या देश के कम से कम 15-16 राज्यों में आपके मुख्यमंत्री हो, तो आप लड़ें, आप भिड़ें, जो मर्जी वो करें, बात समझी जा सकती है। पार्टी बड़ी मजबूत है, पार्टी के अंदर नेताओं का, कार्यकर्ताओं का एक झुरमुट है, कोई नेताओं की कमी नहीं है, तो भी आप लड़े झगड़े, बात समझ में आती है। भाई इतने नेता हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, तो बात समझ में आती है। जब स्थिति यह है कि कई कॉन्स्टिट्यूएंसियों में जम्मू संभाग में आपके पास कैंडिडेट नहीं है, कई कॉन्स्टिट्यूएंसियों के दिग्गज नेता निकलकर गुलाम नबी आजाद के साथ हैं, कई आपके नेता अपनी पार्टी में घुस गए, कई आपके नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस में घुस गए, और कई आपके नेता बीजेपी में चले गए, वरिष्ठ सीनियर नेता आपकी पार्टी छोड़कर चले गए। तो इस स्थिति में जहां आपको कांग्रेस को जमीन से मजबूत करना है, वहां पर पार्टी अगर इस तरीके से एक दूसरे के साथ रशाकशी करती रहेगी, आपको क्या लगता है कि इससे पार्टी मजबूत होगी? इससे पार्टी और कमजोर होगी। और ये इनडिसिप्लिन लोगों के बीच में जब जाएगा तो लोग ये सवाल पूछेंगे कि 2-4 ही चेहरे तो बचे हैं जम्मू में, इन चेहरों को भी आपने नाराज करके अगर पार्टी से बाहर कर देना है, तो उसके बाद जम्मू में नया नेतृत्व, नई लीडरशिप आप कहां से लाएं? एक तो नेताओं में एक अजीब किस्म का विश्वास रहता है, मैंने देखा, और ये कमाल है नेताओं का ही। एक नेता जानता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसकी पकड़ बिल्कुल नहीं है, वो जानता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 80,000 वोटर है और मुझे 10,000 वोट से ज्यादा मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन तब भी वो इस विश्वास में होता है कि चुनाव तो मैं ही जीतूंगा। उसके बाद जिस नेता के पास वाकई जनता है और जो जीतने की संभावना रखता है या मुकाबला करने की संभावना रखता है, उस नेता को भी इन नेताओं के ऊपर, इन नेताओं को जब उस नेता के ऊपर भी प्रेसिडेंस दिया, प्रमोट किया जाता है या उस नेता से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो उसका नतीजा यह निकलता है कि पार्टी के अंदर विरोधाभास बढ़ेगा। नतीजा यह निकलेगा कि कुछ और नेता जो है वो पार्टी छोड़कर किसी और खेमे में घुस जाएंगे। आप तो वैसे भी जानते हैं कि कांग्रेस को छोड़कर किसी और खेमे में जाना कितना आसान काम है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार जो पिछली बार बनी, हुआ क्या? कांग्रेस के एमएलए भाग गए। गुजरात में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, विपक्ष में कांग्रेस थी, 20 एमएलए भाग गए। उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, 25 लोग भाग गए। अन्य कई और राज्यों में, गोवा में देख लीजिए, आधे से ज्यादा कांग्रेस के एमएलए कांग्रेस की टिकट पर एमएलए बनने के बाद बीजेपी में चले गए, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में चले गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस से पलायन आसान है, क्योंकि नेताओं को ऐसा लगना शुरू हो गया है कि ऊपर जो एक हाईकमान, आला कमान एक समय में बड़ी ताकतवर हुआ करती थी, वो आला कमान कमजोर हो चुकी है। और अगर हमको राज्य स्तर पर, केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर चुनाव लड़ना या जीतना है, तो वह हमको अपने दमखम पर करना है। हमारे यहां आप कोई इंदिरा गांधी नहीं है, हमारे यहां आप कोई राजीव गांधी नहीं है, हमें चुनाव जितवाने के लिए अब कोई बड़ा चेहरा पार्टी के अंदर नहीं है। कांग्रेस में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले का कोई बड़ा नेता नहीं है, यह कार्यकर्ताओं का मानना है। तो इसके चलते हमको तो खुद लड़ना है। आपने कर्नाटक में देखा, लड़ाई सारी किसने लड़ी? सिद्धरामैया ने और डीके शिव कुमार ने, तब जाकर पार्टी जीती। और सभी जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं? वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये जो जीत कर्नाटक में हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण ये कि लोकल मुद्दों को सामने रखकर और वहां की लोकल लीडरशिप को सामने रखकर, और जो सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच में विरोधाभास था, जो लड़ाई थी, झगड़ा था, उसको खत्म किया गया और उसके बाद जाकर वहां पर कांग्रेस जीती है। तो मतलब साफ ये है कि जब आप जानते हैं कि आपका मुकाबला बीजेपी, जिसे इलेक्शन मशीन कहा जाता है, उस इलेक्शन मशीन के साथ है,
तो आपको जो तमाशे आप कर रहे हैं वो तमाशे करने बंद करने होंगे। लेकिन खबर फिलहाल यही है कि वर्किंग प्रेसिडेंट ने ऑर्डर निकाला और प्रेसिडेंट ने कहा नहीं चलेगा।